दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। शनिवार का दिन है, घड़ी बजा रही है 8 और हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। और एक बार फिर आज हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र जी उपस्थित हैं अपने खास कार्यक्रम टीएनबी किताब शनिवार की। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी। और सर के स्वागत के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। शनिवार का यह कार्यक्रम जो कि किताबों को समर्पित है, किताबों के संग्रह से आदरणीय प्रोफेसर जी कुछ किताबों पर इस पिछले 1 वर्ष से अधिक दौरान चर्चा कर चुके हैं। और कुछ एक किताबें ऐसी हैं सर जिनकी टिप्पणियां हमें 1 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 6 महीने पूर्व की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और प्राप्त होती रहती हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर काफी सराहा है। उनका कहना है कि उन्हें किताब क्यों पढ़ें इसका कारण मिल जाता है और यह किताब अपने आप में अनोखा कार्यक्रम है। यह टिप्पणी हमें अभी पिछले सप्ताह ही प्राप्त हुई, इसलिए मुझे लगा कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस टिप्पणी के साथ ही की जाए। आइए कार्यक्रम में प्रवेश करते हुए आज की किताब जो आदरणीय जितेंद्र जी ने चुनी है, किताब भी अनोखी है और उसके जो कवि हैं, उसके जो लेखक हैं, वे भी अनोखे हैं। आज की किताब जो कि आदरणीय जितेंद्र जी ने चुनी है, उसका शीर्षक आपके बीच है। और शीर्षक ही इतना अनोखा है, जैसा कि हमारे साथ में आदरणीय जितेंद्र सर जब भी पुस्तक लेकर आते हैं तो वह शीर्षक से ही अपने आप में आपको आकर्षित करती है। आज की पुस्तक जहां की इसलिए बची हुई है पृथ्वी अब तक, यह पुस्तक जो कि एक कविता संग्रह है। आदरणीय जितेंद्र सर इस पर यकीनन जब बात करेंगे तो आपको और गहराई से इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन जैसा कि हम कार्यक्रम से पूर्व इसके जो कवि हैं उनका परिचय देना इस कार्यक्रम की नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं, जितेंद्र सर की अनुमति के साथ मैं अनूप जी का संक्षिप्त परिचय आपके बीच रखना चाहूंगा कि अनूप कुमार जो कि कवि हैं, समीक्षक हैं एवं ललित गद्यकार होने के साथ महाराष्ट्र संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के अधिकारी भी हैं। एक अधिकारी का कवि होना, समीक्षक होना, यह हमारे कार्यक्रम के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जितेंद्र सर इसके पूर्व भी कुछ ऐसे कवि, समीक्षक और आलोचक इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर चुके हैं जो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए साहित्य के साथ भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक खासियत इस पुस्तक की है कि इस पुस्तक के भीतर में आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, जो नागपुर, पुणा, जलगांव के आसपास से आपको होकर के लेकर के जाएगी। आइए आज के इस कार्यक्रम के लिए सीधे आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर जितेंद्र का। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और आपने ठीक ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से किताब के बारे में भी और अनूप कुमार जी के बारे में भी बातचीत की। और यह सचमुच बहुत अच्छा संग्रह है। इस संग्रह की भूमिका लिखते हुए भी मैंने यह देखा और महसूस किया कि यह एक ऐसे कवि का कविता संग्रह है जो अत्यंत विचारशील कवि है, बहुत संवेदनशील कवि है और जो समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। यानी कि एक ऐसा कवि जिसके लिए कविता सिर्फ कोई रोमान की चीज नहीं है, कविता कोई कह सकते हैं कि शौक की चीज नहीं है। कविता कहीं ना कहीं इस कवि के लिए एक जिम्मेदारी की तरह है, उत्तरदायित्व की तरह है। तो ऐसे हर कवि की कविता को अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जो कविता को एक उत्तरदायित्व की तरह लेता है, जो कविता को एक जिम्मेदारी की तरह लेता है और यह मानता है कि कविताएं धीरे धीरे ही सही लेकिन सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रभावित करती हैं और मनुष्य का जो मन है उसे और स्वच्छ बनाती हैं। उसके भीतर कहीं अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, मलिनता है तो उसे दूर करती हैं। तो इस संग्रह के लिए अनूप कुमार जी को अपने इस कार्यक्रम से भी मैं बधाई देता हूं। पूर्व में दे चुका हूं लेकिन पुनः इसकी बधाई देता हूं। जैसा कि आपने दिखाया ही इस संग्रह को अपने इस कार्यक्रम में,
तो ये है। अनूप जी हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुए। हम्म। पढ़ाई लिखाई भी हिंदी भाषी क्षेत्र में हुई, प्रयाग में और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और जब वो महाराष्ट्र में पहुंचे तो उन्होंने मराठी इतनी सीखी कि उसमें कविता भी लिखने लगे। यानी क्या बात। कविता लिखने के लिए भाषा को रक्त मज्जा में शामिल होना चाहिए। तो हम्म। अनूप जी उन विरले कवियों में हैं जो दो भाषाओं में रचते हैं, और दो भाषाओं में उनकी रचनाशीलता स्वीकृति प्राप्त करती है। ये बहुत विशिष्ट बात है। बहुत कम लोग हैं हिंदी में जिनकी दो भाषाओं में समान गति हो। मराठी में भी इनका कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है और लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अनूप कुमार की कविताओं की रेंज जो है वो बड़ी है, विविधता हम्म। है बहुत। कविता के विषयों की में भी विविधता है। और जो विषय वो चुनते हैं उसमें, जैसा मैं पूर्व में कह चुका हूं, बहुत गहरे उतरने की कोशिश करते हैं, बहुत भीतर जाने की कोशिश करते हैं। जो उनके वहाँ डिटेलिंग है कविता में, जो विवरण आते हैं, वे विवरण एक तरह से कह सकते हैं कि कविता में प्रवेश करने का माध्यम बन जाते हैं। वो कहीं से भी अनावश्यक लगने वाले विवरण नहीं होते हैं। बहुत सारे हम्म। समकालीन कवियों के वहाँ आपको मिलेगा कि उनके विवरण पढ़ते हुए आपको लगता है कि ये क्यों है, लेकिन अनूप कुमार की कविताओं में विवरण पढ़ते हुए आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा। इस संग्रह की किसी भी कविता को उठा लीजिए तो आपको महसूस नहीं होगा कि ये विवरण क्यों है। लगेगा आपको कि इस विवरण के बिना इस कविता की अंतरात्मा तक हम पहुंच ही नहीं सकते थे, जा ही नहीं सकते थे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरोकारों से भरे हुए विषय इस में हैं। तमाम जो कविताएं हैं इसमें, जो पहले भी पत्रिकाओं में छप करके भी जिन कविताओं ने व्यापक पाठक वर्ग को प्रभावित किया, उनकी संवेदनशीलता को और अधिक कह सकते हैं उसमें तीव्रता पैदा की। अ, जो मांडवे दिगर के वे बच्चे, बहुत अच्छी कविता है। अब कैसी हो तुम कुंताबेन, चिन्ना मटामी की माँ, सेंद्रा, अफीम, ये ऐसी कविताएं हैं कि ऐसी दो तीन कविताएं अगर किसी संग्रह में है हो तो संग्रह अपने आप में महत्वपूर्ण मान लिया जाएगा। अनूप कुमार के संग्रह में ऐसी कम से कम 15-20 कविताएं हैं जो आपको एकदम नए इलाकों से परिचित कराती हैं। हिंदी हम्म। कविता का पाठक हिंदी कविता का पाठक इन इलाकों से परिचित नहीं था। वो नहीं जानता था कि महाराष्ट्र के जंगलों में जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो संघर्ष है, वहां जीवन कैसा है, उस जीवन का रंग कैसा है, उस जीवन की धूप छांव कैसी है। अनूप कुमार की कविताएं हमें उससे परिचित कराती हैं। अनूप कुमार की ऐसी कविताओं में मराठी भाषा के शब्द इस तरह आते हैं जैसे वो मतलब एक तरह से नाभिनाल बद्ध हों, जैसे रक्त मज्जा में समाये हुए हों। अलग से ऐसा नहीं लगता कि हिंदी कविता में ये अचानक कौन सा शब्द आ गया। एकदम उस मुहावरे के भीतर वो शब्द आते हैं। कई बार तो मराठी किस्म का के मुहावरे भी उसमें आते हैं। और मैं कहूँ कि ऐसा होने से पहले भी मैं कह चुका हूं, दोबारा इस कार्यक्रम में दोहरा रहा हूं कि ऐसा जी। होने से आ, हिंदी भाषा की परिधि का विस्तार हो जाता है। हम्म। जो हिंदी कविता है उसकी परिधि का विस्तार हो जाता है। ये अदेखा इलाका है हिंदी पाठकों के लिए। थोड़ा सा मुक्तिबोध की कविताओं में आपको मिलेगा हल्का फुल्का, कहीं वो पृष्ठभूमि उनकी मराठी है मुक्तिबोध की। लेकिन जी। जिस तरह अनूप कुमार की कविताओं में मराठी जनजीवन आता है, वो पहली ही बार संभव हो रहा है हिंदी कविता में इतने बड़े पैमाने पर। फुटकर मुंबई में रहने वाले या महाराष्ट्र में रहने वाले कुछ हिंदी कवियों ने बीच बीच में दर्ज किया है उसे, लेकिन हम्म। इस ढंग से राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रश्नों के साथ दर्ज जो अनूप कुमार ने किया है वह विशिष्ट है और विरल है। सामान्यतः आप देखेंगे कि जी। जो लोग राजकीय सेवाओं में होते हैं वो ऐसी चीजें लिखने से बचते हैं।
जबकि हमारे देश हम्म, का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारे देश का लोकतंत्र हमें इजाजत देता है। और अनूप कुमार ने बहुत कह सकते हैं कि बहुत सलीके से अ, उन मूल प्रश्नों पर विचार किया है जिन पर बातचीत होनी ही चाहिए। ये जिन कविताओं का मैं जिक्र कर रहा था, मांडवे दिगर के वे बच्चे, पानी की जो समस्या है आदिवासी इलाकों में, जी, बंजारा जो समुदाय है उन इलाकों में जहाँ पानी नहीं पहुंच पाता, उनको जिस ढंग से अनूप कुमार जी उठाते हैं, वो मतलब कह सकते हैं जिसे हृदय को द्रवित करने वाले प्रसंग है कि इसी देश में, इसी समाज में ऐसी जगहें हैं जिनको पीने का पानी भी समय से नहीं मिल पाता है। और वो जिस ढंग से पूरा चित्रण करते हैं, उसको लेकर जाते हैं, वो अद्भुत है। इसी तरह से चिन्ना मटामी की माँ अपने बेटे, जिसको जाहिर है कि जिस जो मार दिया गया है जंगलों में कहीं, और वो हम्म, ढूंढती है, पुलिस के पास जाती है, सबके पास जाती है और कहती है कि कोई बताओ, मैं उसका अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। मैंने भूमिका लिखते हुए याद किया इसमें कि बहुत पुराना एक लोकगीत है, हालांकि उसमें सीधे सीधे बेटे का प्रसंग नहीं है, लेकिन जो हम्म, अवधि का एक बड़ा मशहूर लोकगीत है कि छापक पेड़ छिउलिया, उसमें जो हिरनी है, हिरन का शिकार हो गया है, और हिरनी जो है वो जहाँ उसका, हिरन का शिकार करके जहाँ उसका गोश्त पक रहा है, सारी चीजें, वो बाहर विलाप करती है और निवेदन करती है रानी से कि उसका कम से कम जो उसकी खाल है वही हमें दे दो। और मैं उसी से संतोष कर लूंगी, सारी चीजें हैं वह जो कह सकते हैं कि बहुत मार्मिक है वो लोकगीत। इस कविता को पढ़ते हुए वैसी ही मार्मिकता पैदा हुई, वैसी ही चीज निकल करके आई। और कह सकते हैं कि बहुत गहराई में जाकर के ये कविता सोचने समझने के लिए विकल करती है, परेशान करती है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। सेंद्रा, जिसको इनकाउंटर कहते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी कविता है कि बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्नों को उठाती है। अफीम जो कविता है वह भी इसको उठाती है कि कैसे जो मजदूर हैं तमाम आदिवासी इलाकों में, तमाम जगहों पर, उनके बच्चे दिन भर पड़े रहते हैं और रोते नहीं हैं। पता चलता है कि वो उनको अफीम चटा देते, क्योंकि दूध नहीं है उनके पास और खिलाने के लिए कोई चीज नहीं है, और उससे कितना कुपोषण हो जाता है, कितनी चीजें आ जाती हैं। और कविता में जो पंक्तियां आती हैं इन सबको लेकर के, जिस ढंग से आती हैं, वो अगर आप देखेंगे तो, नहीं बाबूलाल अब जान गए हैं हम कि क्यों चीखते नहीं गरीब मजदूरनियों के पोयरे भूख से, कुपोषण क्यों होता है नर्मदा काठ के गांव में, क्यों नहीं बिलखते बच्चे दूध की खातिर, क्यों उबली सी दिखती हैं उनकी आंखें, क्यों निकले होते हैं उनके तुमड़ी जैसे पेट, क्यों ग्रस लेता है डायरिया उनको, क्यों मिट्टी हो जाती है उनकी देह। ये जिस जीवन से अनूप कुमार हमारा परिचय कराते हैं, जिस जीवन के बारे में कभी कभार हमने सुन भर लिया है, बिल्कुल, उसे एकदम बिल्कुल हम हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है कविता। यही तो भूमिका होती है कविता की, साहित्य की यही भूमिका होती है कि कई बार जो चीजें हमें दिख रही होती हैं फिर भी हम जिसे अनजान बने रहते हैं, या जो कहीं हमारे अवचेतन में दब जाती हैं, उन्हें बिल्कुल हमारे सामने खड़ा कर देना। देखो यही सत्य है, यही यथार्थ है। कवि यही करता है और फिर आपको सोचने विचारने के लिए छोड़ देता है। वो उत्तर लेकर नहीं आता, यदा कदा होता है कि वो उत्तर लेकर आए। कवि का काम, साहित्य का काम ही होता है प्रश्न खड़े करना। जो जहां कहीं आ, कुछ भी ऐसा है जिसे प्रश्नांकित किया जाना चाहिए, साहित्य का काम यही है। अनूप कुमार की कविता यही करती है, वो प्रश्नांकित करती है। मगर पर्यवेक्षक हूं, बस देख
हमारे साथ में प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम है टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। और सर के साथ शायद कोई तकनीकी दिक्कत हुई है और आज जितेंद्र सर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं किताब कविता संग्रह इसलिए बची हुई है पृथ्वी अब तक। अनूप कुमार जी ने इस कविता संग्रह को लिखा है। अनूप कुमार जी का परिचय देते हुए जब हमने कहा था तो उनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जो आपको आपके वर्तमान के आसपास की घट रही घटनाओं से जोड़ती है। सर आ गए हैं, सर स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। थोड़ा सा ये तकनीकी समस्या इसमें जी आई, तो मैं कह रहा था कि जिस कविता सेंद्रा का जिक्र मैं कर रहा था कि उसमें अनूप कुमार कहते हैं कि क्या पर्यवेक्षक हूँ, बस देखता हूँ सब, और बहुत दिनों तक सोचता रहता हूँ क्या इस लड़की का सेंद्रा बचा पाएंगे हम, क्या बचा सकते हैं हम इस लड़की का सेंद्रा। एनकाउंटर जिसके लिए मैं कह रहा था, और ये लड़की उसी नक्सल बेल्ट की लड़की है, सारी चीजें हैं, तेजस्वी है, और वो सवाल ऐसे करती है जहां पर उनके हक की बात है, जहां पर इस महान देश के नागरिक के रूप में उनका हक बनता है, वैसे ही बात करती है। लेकिन जो एक पूरी व्यवस्था बन गई है उसमें, उसको लेकर कवि सोचता है कि ये कितनी असुरक्षित है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न इन कविताओं में आते हैं। जेएनयू को लेकर एक बहुत अच्छी कविता है। हम तमाम लोग जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें वो कविता मतलब एक तरह से अतीत में ले जाती है, किसी हद तक नॉस्टैल्जिया भी पैदा करती है। लेकिन ये कविता नॉस्टैल्जिया पैदा करने के लिए नहीं लिखी गई है। बेहतर मनुष्यता की खोज जो जेएनयू में विद्यार्थी करते रहे हैं उसके आरंभ से, और अब भी करते रहते हैं, यह उन्हीं सपनों के इर्द गिर्द बुनी गई कविता है। वही स्मृतियां हैं, और जो लोग उस विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, आज भी जुड़े हैं, उनको वो कविता अपील करती है, जोड़ती है। जहां कभी भी कोई सुनता है, जिस कविता का आप जिक्र कर रहे थे, द्वारिकाबाई सोनवणे की जी संभावित मृत्यु, ये कविता भी विशिष्ट है। और ऐसी कविताएं, मैं पुनः कह रहा हूं कि हिंदी के मिजाज को में वाली कविताएं नहीं हैं। ऐसी कविताओं के आने से कह सकते हैं कि विस्तार हुआ है हिंदी कविता का, उसकी परिधि का। एक तरह से उसके मिजाज में भी यह मराठी का जो मिजाज मिल रहा है, वो बिल्कुल। एक सुखद चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो ये निकल करके यहाँ पर आई है। बहुत मतलब एक रैखिक कविताएं नहीं है अनूप कुमार की, बहुस्तरीयता है इन कविताओं में। आप परत दर परत इन कविताओं में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में इन कविताओं को आप अगर पढ़ करके सोचते हैं कि काम हो गया, तो बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी। संश्लिष्टता है, कई मतलब गहराई में जाएंगे तो परत दर परत आपको मिलेगा कि अरे, अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचता तो यह सत्य मुझसे छूट जाता, यह यथार्थ हमसे छूट जाता। और जो इस तरह की कविताएं होती हैं ना, ये आनंद देने वाली कविताएं नहीं होती हैं। बेसिकली ये अवाक करने वाली कविताएं होती हैं, और अनूप कुमार की कविताएं अवाक करती हैं। ये तत्काल आनंद भले ही ना दें, लेकिन जिन प्रश्नों को हमारे सामने ये कविताएं लेकर आती हैं, वे प्रश्न अगर हल हो गए तो स्थायी आनंद की व्यवस्था होगी, और सबके आनंद की व्यवस्था होगी। यह एक बहुत बड़ी बात है किसी कवि के वहां होना और रहना। और अक्सर हम लोग, जो मैं पहले कह रहा था कि मनुष्य का मन क्या है ना, असुंदर को देखने से भागता है। हाँ, हम्म लेकिन लेकिन जब तक आप असुंदर को नहीं देखेंगे, तब तक आप सुंदर की पहचान कैसे करेंगे, और तब तक आप सुंदर की गंभीरता को, गहराई को कैसे रेखांकित करेंगे। ये कविताएं असुंदर भी दिखाती हैं और सुंदर की संभावनाएं भी दिखाती हैं। ये ये जो कवि है, ये दोहरे दायित्व का निर्वाह करता है अपनी इन कविताओं में, इन सब पर तमाम विषय है। नर्मदा को लेकर के जो आंदोलन रहे, उन पर जो कविता है, और उसमें कवि स्वयं अपने को भी रखता है और अपने को भी प्रश्नांकित करता है। अपने को भी प्रश्नांकित करता है। बहुत कम कवियों में आपको यह देखने को मिलेगा जो स्वयं को प्रश्नांकित कर रहे हो, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो यह भी एक बहुत
बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसको देखने की चीज है। अ, वंचितों और स्त्रियों के दुख जितने ढंग से अनूप कुमार की कविताओं में आए हैं, वे इन्हें बहुत विश्वसनीय बनाते हैं। आप देखेंगे कि निम्न वर्गीय स्त्रियां इन कविताओं में आती हैं, मजदूर स्त्रियां आती हैं, श्रमिक हैं वो सारी की सारी। उच्च वर्गीय जीवन अनूप कुमार की कविताओं में न के बराबर है। संघर्षशील लोग इनकी कविताओं में आते हैं, और यही कंसर्न है कविता, यही प्रतिबद्धता है कि हम देखिए, जब तक हम श्रमशील लोगों के सपनों को आवाज नहीं देंगे, उनको नहीं बिल्कुल। जोड़ेंगे, तब तक हम समाज को और राष्ट्र को कैसे उन्नत बना पाएंगे। उन्नति का रास्ता उधर से ही होकर जाता है, सारी चीजें हैं। तो अनूप कुमार की कविताएं एक तरह से जो संस्कृति समीक्षा के साथ साथ कह सकते हैं कि सामाजिक चेतना और जागरूकता की भी बात करने वाली कविताएं हैं। सीधे पात्रों पर लिखी गई कविताएं हैं। हमारे वहाँ शमशेर बहादुर सिंह ने पात्रों पर कविताएं लिखी, केदारनाथ सिंह के वहाँ भी पात्रों पर कविताएं हैं, रघुवीर सहाय के वहाँ पात्रों पर कविताएं हैं, मंगलेश डबराल के वहाँ पात्रों पर कविताएं हैं। उस क्रम में आप देखेंगे तो अनूप कुमार के वहाँ यही जो अभी जिस कविता का हम लोगों ने जिक्र किया, द्वारिकाबाई सोनबड़े या चिन्ना मटामी की माँ, बहुत सारी, केसरबाई भीत मांगे का शहर, ये सब चीजें जो है जहां पर कैरेक्टर सीधे आते हैं, और वो ऐसे कैरेक्टर आते हैं जो आपको एक पूरे समाज से परिचित करा देते हैं। वो कोई एकल चरित्र नहीं रह जाते हैं, वो मतलब हैं वो अकेले, लेकिन उनकी उपस्थिति जो है वह समाज की उपस्थिति के रूप में रेखांकित हो जाती है। यह अबोली का मौन जो एक कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो कविता भी। अफीम वाली कविता का मैंने जिक्र किया। अनूप कुमार की कविताओं में आप देखेंगे तो आपको, मैं पहले भी ये कह चुका हूं लेकिन यहाँ कहना जरूरी है इस कार्यक्रम में भी, कि महात्मा गांधी जिस अंतिम आदमी की, आखिरी आदमी की बात करते थे, अंतिम जन की बात करते थे, वो अंतिम जन अनूप कुमार की कविताओं में उपस्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस वंचित समुदाय की बात करते थे, डॉक्टर लोहिया जिन वंचितों की बात करते थे, वो सब इन कविताओं में, यानी कि भारतीय मतलब जो पिछली सदी हमारी 20वीं शताब्दी के जो 3 बड़े राजनीतिक महापुरुष हमारे वहाँ हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और बल्कि जयप्रकाश बाबू को भी इसमें जोड़ना चाहिए, जयप्रकाश नारायण, और इन लोगों को, आचार्य नरेंद्र देव को भी इसमें जोड़ना चाहिए। इन सबके जो सपने हैं, वो सारी चीजें आपको अनूप कुमार के वहां मिलेंगी, और ये किसी योजना के तहत नहीं है, यह एक स्वाभाविकता के साथ आते हैं। ये भी पता चलता है कि मूलतः राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी रहे अनूप कुमार अपने विद्यार्थी जीवन में। तो बहुत सारी चीजें जहां भी मनुष्यता के कह सकते हैं कि रास्ते हैं, उनके लिए अनूप कुमार की कविता के दरवाजे खुले हुए। हम सबसे परिचित होते हैं, हम सब लोगों से यहाँ परिचित होते चलते हैं, और ये बहुत, केदार जी के लिए एक बहुत, केदारनाथ सिंह हम सबके गुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर रहे, और भारतीय कविता के शिखर कवि, ज्ञानपीठ मिला उनको, बहुत अच्छी कविता उनके लिए लिखी है अनूप कुमार जी ने। वो रखा बसंत खोजती चिड़िया, बहुत अच्छी कविता है। आप ऐसी कविताएं कहाँ मिलेंगी जहां पर चिड़िया बसंत खोज रही है। बसंत में चिड़िया पर तो बहुतों ने लिखी है, लेकिन एक चिड़िया जो बसंत खोज रही है, यह अपने आप में, यह चिंतन ही, यह सोचना ही अब बिल्कुल नई बात है, नई बात, जिसको अनूप कुमार लेकर के आते हैं। सांवली हवा की बात करते हैं। आप तरह तरह की हवाओं के बारे में आपने सुना है ना, रूपक या विम, आप तरह तरह की चीजें आती हैं। सांवली हवा की बात करते हैं अनूप कुमार अपनी कविताओं में। और यही मैं कहूँ, दरअसल हमारी जो ये हमारा जो ये महान देश है भारत, इसकी मिट्टी का रंग ही सांवला है। हाँ, आप देखिए, हम मिट्टी का रंग सांवला है। आप देखिए हमारे आराध्य जितने हैं, उनका रंग जो है वो गौर वर्णी नहीं है, वो गौर वर्णी नहीं है सारी चीज। लेकिन यहाँ पर जो सांवली हवा है, वो दरअसल
या सांवली हवा, इस तरह के कई जो बिंब या प्रतीक या रूपक अनूप कुमार की कविताओं में आते हैं, वो जो तमाम दुखद प्रसंग हैं उनको इंगित करने के लिए कविताओं में आते हैं और निकल करके वो चीजें आती हैं। मैं ये है जहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से ये कविता, भोर की सांवली हवा, घूमती फिरती है बाबरी हवा, भोर की सांवली हवा, बूढ़े तिब्बती लामाओं का अस्फुट जाप, बाहर विक्षिप्त बड़बड़ाती करती प्रलाप, आश्रय मांगती वातायन खोजती, पगली भिखारन से ठिठुरती, घूमती फिरती है बाबरी हवा, भोर की सांवली हवा। तो ये चीजें हैं, ये लैंडस्केप शीर्षक जो है कविताएं हैं कुछ, उन्हीं के तहत ये 4 कविताएं हैं और वो यहाँ पर है। मुझे ये कविता एसटी, ये ग्राम गीत, ये कविता भी मुझे बहुत अच्छी लगी और लगा कि ऐसी कविताएं लिखी जानी चाहिए। हम लोग हिंदी कविता का जो बहुतायत है वो मध्यवर्गीय जीवन को रेखांकित करने वाला है। उसका अधिकतर हिस्सा समकालीन हिंदी कविता का वो उसी मध्यवर्गीय जीवन के इर्द गिर्द है। पिछले दिनों दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आए हैं जिसमें वंचित जीवन आया है, लेकिन जिसे हम लोग मुख्य धारा की कविता कहते रहे हैं वहाँ कम कम रहा है। ये अनूप कुमार का यह संग्रह उसी कमी को पूरा करने वाला संग्रह है। उसको लेकर के आता है अपने बीच, मनुष्य धर्मी चेतना जगाने का काम करता है, स्वाधीनता बोध पैदा करता है अपने पाठकों में। ये कवि कह पाता है कि सपने मरे नहीं हैं अब तक। यह भी अपने आप में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। घर पर बहुत अच्छी कविता है इस संग्रह में, कि घर जो है हम जाते नहीं है, घर लौटते हैं। और देखिए ना कि और घर आदमी कब लौटता है, जब आपको ये पता हो कि कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो घर लौटने की चाह बढ़ जाती है ना। तो घर की जो पूरी परिकल्पना है वो घर से विदा होने की परिकल्पना नहीं है, घर लौटने की ही परिकल्पना है। और अनूप कुमार जी ने इसको उसी ढंग से रूपायित किया है और चित्रित किया है। कोई हड़बड़ी नहीं है इन कविताओं में। विजन और वितान दोनों बड़ा है कवि का, भाषा भी उसी के अनुरूप है, विषय भी उसी के अनुरूप हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए बची हुई है पृथ्वी अब तक। यह संग्रह पाठकों के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए इसे, और इस पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और यह इसलिए भी चर्चा होनी चाहिए कि यह भिन्न मिजाज का संग्रह है, अलग ढंग का संग्रह है। मैं पुनः अनूप कुमार जी को इस नए संग्रह के लिए बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इसकी जो जिस तरह से आपने बातें रखी, चाहे फिर वो अफीम पर हो, जेएनयू पर हो, आपने जो गुरु कवि केदार के लिए कविता का जिक्र किया, इसके जो शीर्षक हैं, इस कविता के जो शीर्षक हैं, वे अपने आप में बड़े आकर्षक हैं। इससे पूर्व में हमने कार्यक्रम किए हैं और जितनी कविताएं या जितनी किताबें मेरे पढ़ने में आई हैं, सर, वे प्रेम के समकक्ष या कुछ अलग ही तरीके विषय जो होते हैं, वे ये जो पुस्तक, ये जो आज का कविता संग्रह है, इसके कुछ शीर्षक श्रीमती देशपांडे से बातचीत, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। सपने मरे नहीं है अब तक, जिसका जिक्र आपने किया, अब कैसी हो तुम कुंता बेन, ये एक प्रकार का संवाद स्थापित कर रही है। सर, इसके जो शीर्षक हैं, शीर्षक पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो इसके शीर्षक चुने गए हैं, जैसे सुनीता नारायण ने कहा? बिल्कुल बिल्कुल, अनूप कुमार के वहाँ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि उनके जो शीर्षक हैं वो एक तरह से कविता में प्रवेश करने का दरवाजा है। आप शीर्षक इस ढंग के हैं कि आप वहां ठहरते हैं कि अच्छा ये किस ढंग की कविता होगी, वायवीयता आपको नहीं मिलती है। एक गहरा सरोकार शीर्षक से ही पता चल जाता है कि कवि का सरोकार जुड़ जाता है, और कुछ कुछ आपको ये लगने लगता है कि नहीं, यहाँ रुकना चाहिए,
इस कविता को पढ़ना चाहिए। और जब कविता आप पूरी पढ़ लेते हैं तो लगता है कि इससे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण शीर्षक नहीं हो सकता था इस कविता का। और हम्म। मैंने कहा ना कि कोई बनावटीपन नहीं है वहां पर। मैं पहले बिल्कुल भी बिल्कुल। चीज गया, छद्म नहीं है इन कविताओं में, छद्म का एक तरह का हम्म। बहिष्कार है। और जो आत्म मूल्यांकन वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और बहुत जिस तरह से आपने बात कही, और मैं यदि जैसा शुरुआत में आपने कहा कि इसकी भूमिका लिखते वक्त, इसकी जब मैं भूमिका पढ़ रहा था तो इसके कुछ शब्दों ने मुझे ये बात कहीं न कहीं विश्वास दिलाई कि इसका भूमिका आपका लिखा हुआ है, क्योंकि इतने कार्यक्रम करने के बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्यक्ति की पहचान बन जाते हैं, जिसका जो भूमिका से मैं कुछ चीज़ें यहाँ रखते हुए फिर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाऊँगा। सर लिखते हैं कि इस संग्रह और इससे पूर्व की कविताएं इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि अनूप कुमार सूक्ष्मतम पर्यवेक्षण और जीवन धर्मी विवेक के कवि हैं, जैसा सर ने अपनी चर्चा में भी कहा। और उनकी कविताओं में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना यह संकेतित करती है कि वे जीवन और समाज में होने वाली गतिविधियों और घटनाओं को एकांगी दृष्टि से नहीं देखते। सर इसमें एक कविता विदर्भ के जंगलों के बारे में है, और ऐसी बहुत कविताएं जिनका कि आज की तारीख में चर्चा होना, उन पर जिक्र होना और उन पर निष्कर्ष निकलना नितांत आवश्यक है। सर लिखते हैं कि इसलिए उनकी कविताएं एक रैखिक न होकर बहुस्तरीय और संश्लिष्ट हैं। वे आपको विचलित करती हुई अवाक कर देती हैं। आप एकाएक सन्नाटे में आ जाते हैं और सामने दिखती हुई चमक के पीछे की काली मां आपकी पुतलियों के सामने आ जाती है। इस अर्थ में अनूप कुमार की कविताएं आत्मा और विवेक दोनों की सहचर हैं। और इस बात को आज की इस चर्चा के माध्यम से आदरणीय जितेंद्र जी ने साबित भी किया कि ये कविताएं क्यों पढ़नी चाहिए, यह कविता संग्रह क्यों पढ़ना चाहिए। सर एक उत्कृष्ट पुस्तक के साथ, एक अनिवार्य पुस्तक के साथ, अनिवार्य कविता संग्रह के साथ और अनिवार्य कवि के साथ आज के इस कार्यक्रम को जोड़ने हेतु और इस पर अपनी बात रखने हेतु हम द न्यू भारत और द न्यू भारत के दर्शकों की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और अनूप जी की भी टिप्पणी आई थी कि बहुत मार्मिक विश्लेषण, जितेंद्र जी कृतज्ञ हूं, उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है। मुझे उम्मीद है कि यदि वे इस कार्यक्रम को अभी भी देख रहे हैं तो हम द न्यू भारत दर्शकों और आदरणीय जितेंद्र जी की तरफ से एक बार पुनः आपको बधाई देते हुए आपकी अगले कविता संग्रह की प्रतीक्षा में इस कार्यक्रम को यहीं रोक रहे हैं। फिर मुलाकात होगी, और दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो सेतु प्रकाशन पर आप जा करके इस पुस्तक को प्राप्त करें, पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपनी टिप्पणी इस कार्यक्रम के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, या अनूप जी तक आपकी टिप्पणी यदि आप व्यक्तिगत रूप से जानते परिचित हैं तो अच्छा है, अन्यथा जितेंद्र जी के माध्यम से हम उन टिप्पणियों को अनूप जी तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके साथ में अगले शनिवार को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।